बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास प्रेशर अल्सर्स, बेड सोर्स एंड स्किन मैनेजमेंट। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में होते क्या हैं कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनकी जो होती है वो स्किन और बेड के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से उन पे स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स और उनके लिए हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ द स्किन पढ़ते हैं कि हमारे पास स्किन जो है वो 3 लेयर से बनी होती है। एपिडर्मिस जो फर्स्ट लेयर है, सुपरफिशियल पोर्शन होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेकंड हमारे पास डर्मिस है जो कि डीपेस्ट लेयर है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनियस लेयर है, लिपिड लेयर है, तो इसके एरोलर एंड एडिपोज टिश्यूज पर ये कंसिस्ट करती है। जो हमारे पास एपिडर्मिस है वो स्क्वेमस एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। और ये जो होती हैं 5 लेयर्स मिलकर जो है एक एपिडर्मिस बनाती हैं, जिसकी जो है सब लेयर है हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि 20 से 30 डेड सेल्स यानी फ्लैट डेड सेल्स से मिलकर बनी होती है। ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस शेडिंग इनकी होती है और ये वाटर रिपेलेंट का काम करते हैं। तो तभी हमारी जो स्किन होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की वजह से। इसके अलावा ये जो है हमारी स्किन को लाइट, हीट, वाटर, इस तरह आउटसाइड इन्वायरमेंट के जितने भी डेंजर है जो हमारी स्किन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये उनके खिलाफ हमारी हिफाजत करती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो कि 3 से 4 लेयर्स डेड सेल्स से मिलकर बनी होती है। इनमें हमारे पास प्रिकर्सर्स होते हैं केराटिन के। केराटिन हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन के, हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज की हिफाजत करता है। तो उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन में, तो वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम में पाए जाते हैं। स्ट्रेटम लूसिडम हमारे पास फिंगर टिप्स पे, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट पर प्रेजेंट होता है। थर्ड लेयर है हमारे पास स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम ये क्या होता है कि ये प्रोडक्शन, ये इनमें वो सेल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ केराटिन के साथ साथ जो है ये सेल्स डीजेनरेट होते रहते हैं, उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है और ये सेल्स डीजेनरेट हो रहे होते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोजम ये 8 to 10 रोज ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये इसमें सेल्स होते हैं वो लैंगरहांस सेल्स होते हैं। ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या करती है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट ये है कि ये डुप्लीकेट नहीं होते, रीजनरेट नहीं होते। अगर ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकेंगे। स्ट्रेटम बेसल ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, कॉलमनर सेल्स से मिलकर बनी होती है। कॉलमनर सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें अरेंजमेंट जो होती है वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं जिस तरह एक कॉलम होता है। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस डिवाइड होंगे, ये सरफेस की तरफ माइग्रेशन करते हैं ताकि उनको जो है मार्कल सेल्स, मेलानोसाइट्स, स्टेम सेल्स और केराटिनोसाइट्स, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। सेल्स की बात हो रही है तो हमारे पास जो है 4 प्रिंसिपल सेल्स हैं एपिडर्मिस के। इनमें हमारे पास फर्स्ट सेल जो है वो मेलानोसाइट्स आते हैं। ये क्या करते हैं, मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। वो पिगमेंट जो है वो कलर का काम करता है, स्किन को जो है वो कलर देता है। जिसमें मेलानोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो डार्क पिगमेंटेड होती है। और जिनमें मेलानोसाइट्स कम होते हैं तो उनकी जो स्किन कलर होता है वो फेयर होता है। लैंगरहांस सेल्स ये चूंकि हमारे पास फोर्थ लेयर यानी स्ट्रेटम स्पाइनोजम में ये प्रेजेंट होते हैं, जो डुप्लीकेट नहीं होते। ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन एंटीजेंस को जो है उनको डैमेज करते हैं, उनको जो है वो खा जाते हैं, ताकि जो है हमारी स्किन को हिफाजत, हमारी स्किन को जो है वो डिफेंड कर सकें। मार्कल सेल्स हमारे पास बेसल लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स के साथ होते हैं तो ये टच सेंसेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। केराटिनोसाइट, जिस तरह हमने केराटिन की बात की कि ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को, हमारी अंडरलाइंग टिश्यूज को हीट्स, केमिकल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इन जैसे आउटसाइड डेंजर से इनकी, हमारी स्किन की हिफाजत करते हैं।
अब यहाँ तक हमारे पास एपिडर्मिस था, अब हम डर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। डर्मिस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है जो है उनमें हमारे पास कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, फैट सेल्स। इसके अलावा इसमें हमारे पास हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास, इसको हम स्किन की जो है बॉडी ऑफ द स्किन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जितनी भी स्किन की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डर्मिस में पाई जाती हैं। ये जो है 2 लेयर्स मिलकर एक डर्मिस बनाएंगे। इसमें एक अपर होगा यानी पेपिलरी डर्मिस और एक लोअर होगा वो रेटिकुलर डर्मिस। जो डर्मिस का 20% यानी 20% हिस्सा जो है वो पेपिलरी डर्मिस बनाता है। इसको हम पेपिलरी डर्मिस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और ये क्यों होती हैं? ताकि ये जो है अपनी एक्सटेंशंस एपिडर्मिस की तरफ जो है वो आगे बढ़ा सके, ताकि उसको फीड कर सके। इसमें हमारे पास जितने भी ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं, तो उनकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं तो वो एपिडर्मिस की साइड पर होती हैं ताकि उसको फीड करा सके। और जो प्रोजेक्शंस डर्मिस से एपिडर्मिस की तरफ जाती हैं उनको फिर हम रीड पैक्स बोलते हैं। इसके अलावा पेपिलरी डर्मिस में हमारे पास मीजनर्स कार्पसल्स पाए जाते हैं जो कि सेंसेशंस ऑफ टच, शेप एंड टेक्सचर इनमें हमारी मदद करते हैं। अगर हम आंखें बंद करके जो है अगर हम कोई फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बॉल जो है वो हमारे हाथ में कोई दे तो हमारे जो मीजनर कार्पसल्स होते हैं वो शेप और टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है हमें जो है हमें सिग्नल देते हैं। वो क्या होते हैं कि वो शेप एंड टेक्सचर के सेंसेशंस हमें देते हैं। पेरिसिनियन से कार्पसल्स ये प्रेशर, डीप प्रेशर और वाइब्रेशनल सेंसेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इनमें जो नर्व्स पाई जाती हैं वो हीट, कोल्ड, पेन इनकी सेंसेशन को सेंस करके फिर उसको आगे, जिस तरह हमने बात की कि जो डर्मिस है उसमें हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करती हैं कि ये वो सेंसेस होती हैं जो कि हीट, कोल्ड एंड पेन को सेंस करती हैं। अब हम एडर्मिस की लोअर लेयर की बात करते हैं जो रेटिकुलर डर्मिस है। इनमें हमारे पास इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होंगे जो कि कोलेजन, इलास्टिन एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जिस तरह से हमारे पास हेयर फॉलिकल्स हो गए, स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड, ये सब जो है वो रेटिकुलर डर्मिस में पाए जाते हैं। आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीज़ें जिस लेयर में पड़ी हुई हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये जो है ये क्या करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज जो इरेगुलर हैं हमारे पास, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनमें इलास्टिक कोलेजन है तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। इनमें इलास्टिक ग्राउंड सब्सटेंस है तो ये एक्सटेंसिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि प्रीडोमिनेंट सेल टाइप होती है डर्मिस में पाई जाती है। ये क्यों ज़रूरी है कि ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें रिटर्न में हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एज के साथ साथ ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये कम होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। इस वजह से हमारी जो एजिंग के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है। इन एडिशन इनमें हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे, सीबेशियस ग्लैंड भी प्रोड्यूस होगा। सीबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है, हमारी स्किन को ऑयल मॉइस्चराइज रखता है। स्वेट ग्लैंड्स यानी वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। हेयर फॉलिकल्स हो गए, सेंसरी रिसेप्टर्स एंड फैट सेल्स इनमें हमारे पास पाए जाते हैं। इनके अलावा डर्मिस में हमारे पास मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि, अब मायो का लफ्ज मसल के लिए यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसका हीलिंग वुंड और हीलिंग ऑफ वुंड में इसका एक बहुत अहम किरदार है। मैक्रोफेजेस यानी नाम से जाहिर है कि ये क्या करेंगे, अपना लिम्फोसाइटिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अपना जो है डिफेंस मैकेनिज्म शो करेंगे। मास्ट सेल हिस्टामिन, ये हिस्टामिन जो है ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक रिएक्शंस में जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये एक मेन किरदार अदा करता है प्रोफाइलेक्टिक रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में। लिम्फोसाइट्स हो गए तो ये भी क्या करेंगे, इम्यून फंक्शन प्रमोट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और इसमें हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमने पहले ही बात कर ली कि ये हीट, कोल्ड, पेन को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। अब हमने डर्मिस तक पढ़ लिया, अब हम फंक्शंस ऑफ द स्किन पढ़ते हैं जिसमें एक फिजिकल बैरियर का काम करता है ये प्रोटेक्शन। हमारी जितने भी आउटसाइड इन्वायरमेंट के जितने भी डेंजर है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो कोल्डनेस है, चाहे वो जो है टेम्परेचर का ज़्यादा होना यानी वो वार्मनेस है, जो भी है उनका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट आता है वो स्किन के साथ आता है तो ये हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की प्रोडक्शन करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेंसेशंस जो हमने डर्मिस में सेंसरी रिसेप्टर्स की बात की,
आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। मेलानोसाइट्स जो है वो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल यानी थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। इससे पहले जो है वाइटल साइन में हमने टेम्परेचर का चैप्टर पढ़ा था, तो उनमें आप लोग थर्मो रेगुलेशन के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं कि उसका और स्किन का क्या ताल्लुक है। इसके अलावा एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो प्रेशर अल्सर्स है। प्रेशर अल्सर्स वो इंजरी, वो लोकलाइज्ड इंजरी होती है स्किन को और अंडरलाइंग टिश्यूज को, जो कि बॉडी का जो होता है अनरिलीफ प्रेशर, यानी जो बॉडी जो होती है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पर होती है, वो एक्टिविटी नहीं करती, और उसका जो होता है उसकी जो स्किन के साथ बेड का कांटेक्ट आता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो वो प्रेशर जो होती है उस प्रेशर की वजह से स्किन जो है वो डैमेज, उनके टिश्यूज और स्किन दोनों डैमेज हो जाती हैं। जो प्रेशर आता है वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी से आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बेड रिडन पेशेंट है तो बेड से उसको क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ये प्रेशर बेसिकली क्या करता है कि ये ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो जो टिश्यूज होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब ये वो कॉमन साइट्स हैं कि अगर एक पेशेंट जिस पोजीशन में होगा तो उसको उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी होगी उसमें प्रेशर अल्सर्स के चांसेस होंगे। ये हमारे याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आपने ज़रूर याद करना है। जिसमें सुपाइन पोजीशन, यानी अगर एक पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, वो सीधा पड़ा हुआ है, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो हील्स में सैक्रम, एल्बोज, स्कैपुला और बैक ऑफ द हेड यानी ऑक्सीपिटल बोन, इनमें जो हो कॉमन, इनमें वो साइड्स हैं जो प्रेशर अल्सर्स इनमें कॉज हो सकता है। अगर एक पेशेंट लेटरल पोजीशन पर है तो उनमें हमारे पास मेल्यूलस यानी मीडियल या लेटरल साइड जिनके उनके हिस्से होंगे उनमें आएगा। नी का दोनों साइड यानी मीडियल और लेटरल दोनों कॉन्डाइल्स की तरफ जो है वो उसका प्रेशर अल्सर्स के साइड्स आएंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर की तरफ इलियम हो गया, शोल्डर यानी एक्रोमियल प्रोसेस की तरफ एयर, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। अगर एक पेशेंट प्रोन पोजीशन यानी वो उल्टा पड़ा हुआ है तो इनमें जो हमारे पास प्रोन पोजीशन आती है उनमें हमारे पास जो है कौन सी साइड्स आएंगी, तो उनमें हमारे पास आता है टोज, नीज यानी पेटेलास, जेनिटेलिया मेन के जेनिटेलियस और ब्रेस्ट यानी वोमेन के शोल्डर, एक्रोमियल प्रोसेस, चीक एंड एयर। इनमें हमारे पास प्रेशर अल्सर्स की साइड्स आएंगी। फॉलर पोजीशन में हील्स पे पेल्विक, सैक्रम एंड वर्टेब्रा, इनमें प्रेशर अल्सर्स का चांस होगा। अब प्रेशर अल्सर्स के कॉजेस क्या होते हैं? प्रेशर अल्सर्स का मेन कॉज है लोकलाइज इस्कीमिया, यानी क्या होता है कि प्रेशर मुसलसल जो होता है वो अप्लाइड हो रहा होता है, स्किन का बेड के साथ कांटेक्ट होता है प्रोलॉन्ग टर्म के लिए, उनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसके नतीजे में जो होती है हमारे पास वो प्रेशर जो है 32 मिलीमीटर से, अगर हम उसको मेजर करें तो वो अगर 32 मिलीमीटर से अबव हो जाए तो वो जो स्किन होती है, वो जो टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाते हैं, यानी वो ऑक्सीजन उनको कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती हैं, तो वो जो टिश्यूज होते हैं वो मर जाते हैं, यानी टिश्यू डेथ हो जाती है। इसके अब हमारे पास रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, जो कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि बेड सोर्स की तरफ लेकर जाएंगे? उनमें हमारे पास एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स है और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे पास माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, एज अगर 70 से अबव हो जाए, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, परस्पायरेशन यानी पसीना इंक्रीज एक्सेस हो जाए, यूरिनरी फीकल इनकंटिनेंस हो जाए, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। ये क्या है कि बॉडी के अंदर के फैक्टर्स है। अब आउटसाइड फैक्टर्स में हमारे पास प्रेशर आता है, शेयर, फ्रिक्शन एंड मॉइस्चर। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जिसमें हमारे पास पुअर ट्रांसफरिंग टेक्निक्स आती हैं, मतलब हाइजीन का अगर पेशेंट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, पोजीशन करेक्ट नहीं हो रही, या उसके जो है हार्ड सरफेस पे उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो जो पेशेंट है वो उसको फ्रैक्चर हुआ है, वो उस फ्रैक्चर की वजह से बेड रिडन है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसको प्रेशर अल्सर स्कार्स हो सकता है। हमने जो है टिश्यू डैमेज तो होगा प्रेशर अल्सर्स में, लेकिन हमने इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इसके अलावा 2007 में प्रेशर अल्सर्स की मज़ीद 2 स्टेजेस ऐड की गई हैं, जिनमें एक सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी आता है
और एक हमारे पास अनस्टेजिबल स्टेज आता है, जिसको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। स्टेज 1 में हमारे पास क्या होगा कि इसमें इन्फ्लेमेशन टाइप सिम्टम्स होंगे, यानी रेडनेस होगी हमारे पास, पेन होगा, वो कूल टू टच होगा या वार्म टू टच होगा। और इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हमारे पास जस्ट सुपरफिशियल लेयर जो होगी वो इन्वॉल्व होगी। जो स्टेज 2 है प्रेशर अल्सर्स का, इनमें हमारे पास क्या होती है कि एपिडर्मस लेयर के साथ साथ इसमें हमारे पास जो डर्मस का हिस्सा होता है वो भी शामिल हो जाता है। ये जो है एक शाइनी या एक अल्सर्स को शो करता है, ड्राई शैलो अल्सर्स होता है। जिस तरह हमारे पास क्या होती है कि एक ज़ख़म जो होती है वो हमारी डर्मिस तक चले जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, इनमें कोई ब्रूजिंग नहीं होती, कोई ब्लैकिश कलर उसका जो होता है वो नहीं होता। इसमें क्या होती है कि इनमें हमारे पास डर्मिस लेयर दोनों शामिल हो जाती हैं, लेकिन डर्मिस का अभी सिर्फ थिकनेस का हिस्सा जो होता है वो इसमें शामिल हो जाता है। इनमें हम ब्रूजिंग को इस वजह से जो होता है वो हम नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास ब्रूजिंग का वर्ड आता है तो वो हमारे पास सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी को शो करता है। इस वजह से स्टेज 2 में हमारे पास हम 2 लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है कि स्किन जो होती है वो डीप टिश्यूज़ तक क्या हो जाती है, उनकी जो टिश्यूज़ जो है उन तक वो ज़ख़म जो होता है वो चला जाता है, और इनमें जो है हमारे पास सबक्यूटेनियस लेयर भी जो होती है वो शामिल हो जाती है। जिस तरह स्टेज 2 में हमारे पास डर्मिस का पार्शियल थिकनेस शामिल थी, अब इसमें क्या होता है कि इसमें फुल थिकनेस जो होती है वो शामिल हो जाती है, और वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो विजिबल होने लगता है, लेकिन अभी तक हमारे पास बोन तक बात नहीं गई। अभी तक जो है हमने थर्ड लेयर तक बात की कि इसमें क्या होगा कि इसमें सबक्यूटेनियस लेयर जो होगी वो शामिल हो जाएगी। अब प्रेशर अल्सर्स का हमारे पास क्या होता है कि इनमें हमारे पास जो टिश्यू डैमेज होता है, जो स्किन ब्रेक होता है, वो बोन तक, टेंडन तक, यानी बोन टू मसल अटैचमेंट तक जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर अल्सर्स का जो स्किन ब्रेक होता है वो वहाँ तक पहुँचने लगता है। अगर हम इस तरीके के ज़ख़म को देखेंगे तो हमें वहाँ पर जो स्किन जो होगी वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज नज़र आएगी। स्लव और स्कार, यानी जो होता है हमारे पास वहाँ पर जिसको हम आम ज़बान में पीप भी कहते हैं, यानी जो हमारे पास वहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो भी हमारे पास इनके कुछ जो वुंड होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ये स्टेज 3 और स्टेज 4 है, इनको हम क्या बोलते हैं, फुल थिकनेस वोन्स भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो होती है हमारे पास सबक्यूटेनियस लेयर और बोन दोनों शामिल हो जाते हैं, दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा स्टेज की बात की उनमें हमारे पास अनस्टेजिबल स्टेज आता है। इसमें क्या होती है कि ये भी फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हमारे पास होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बेस ऑफ द अल्सर्स होगा, जिस तरह हमने बात की कि स्लो यानी येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ये हमारे पास वो डिस्चार्ज होते हैं जो कि हम जो है स्टेज 4 में पढ़ते हैं। तो इनमें जो डिस्चार्ज होता है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी स्कार भी बन जाता है हमारे पास, ब्राउन या ब्लैकिश जो है वो इस ज़ख़म का जो रंग हो जाता है वो इस तरह होता है। और जो हमारे पास कहते हैं कि जब भी हम प्रेशर अल्सर्स को वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो हमें ये जो हमारे पास इसका जो डिस्चार्ज होता है उसको हमने जो होता है खामखा इसको हमने रिमूव करना होता है। इसके जो है इसके बगैर जो है वो प्रेशर अल्सर्स ठीक नहीं होगा। ये जो हम स्लो और स्कार की हम बात करते हैं, जो डिस्चार्ज होता है, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो तभी जो है वो हम उस स्टेज को क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। ये क्या होता है कि ये जो होता है हमारे पास एक जो स्किन का जो हम प्रेशर अल्सर्स की बात करते हैं तो इसका जो इर्द गिर्द का एरिया होगा वो पर्पल या मैरून कलर का हो जाएगा। अब इनमें क्या होता है कि इनमें हमारे पास ब्लिस्टर्स यानी वो टिश्यूज़ जो हैं वो इतनी हद तक डैमेज हो जाते हैं कि वो स्कार बना लेते हैं, यानी वो ब्रूजिंग जो है वो ब्लैकिश पर्पलिश कलर की जो होती है वो जो ब्रूजिंग होती है उसको शो करते हैं। इनमें जो है बेसिकली हम उस टिश्यू डेथ की हम जब बात करते हैं तो इनमें
हमारे पास टिश्यू जो होते हैं वो इस हद तक जो होती है उनकी तादाद, टिश्यू डैमेज जो है वो इतने टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं कि वो जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस की तरफ चले जाते हैं, यानी जो टिश्यूज होते हैं वो खुद ब खुद जो होते हैं वो डेथ उनकी होती रहती है, उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और वो लोकलाइज से फिर डीप टिश्यू डैमेज की तरफ जाते हैं। इस वजह से हम इसको सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी भी कहते हैं। अब हमने जो है प्रेशर अल्सर्स की डेवलपमेंट के जो हमने बात की, हमने स्टेजेस की बात की। अब हमने इसको असेस करने के लिए हमने कुछ स्केल्स जो हैं वो बनाए हैं, इसके रिस्क को असेसमेंट करने के लिए कि इस वुंड को किस हद तक जो है वो खतरा है। इनमें हमारे पास एक आता है नॉर्टन स्केल, एक ब्रेडन स्केल और एक वाटर फ्लो स्केल। इन स्केल्स के जो है वो अपने अपने डिग्री होती है, अपने अपने लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है फिर हम इनको चेक करते हैं। इनके अलावा हम जो है पुश 3.0 टूल का भी जो होता है वो यूज़ करते हैं, जिसके जो है वो मायने हैं कि प्रेशर, यू का अल्सर, एस का स्केल फॉर और एच का हीलिंग, प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। ये भी हमारे पास इन 3 स्केल्स की तरह ये भी हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें हम प्रेशर अल्सर्स की जो है वो असेस करते हैं कि उनकी डेवलपमेंट किस हद तक हुई है। प्रेशर अल्सर की मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो है प्रिवेंशन आएगा कि हम बिल्कुल उसको जब ऐसी कौन सी इंटरवेंशंस देंगे कि वो प्रेशर अल्सर जो है वो काज ही ना हो। और दूसरा क्या है कि जब प्रेशर अल्सर्स काज हो गया है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशन में क्या होगा कि हम इसको आसानी के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या करना पड़ेगा कि हम पोजीशन बार बार पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहें, स्किन की इंस्पेक्शन ठीक करते रहें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि हमने कॉजेज में डिहाइड्रेशन के बारे में भी पढ़ा था। लाइफस्टाइल चेंजेस करें, मतलब वो मोबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो हम कोशिश करें कि उसकी हम एक्टिविटी को बढ़ाएं। और हम प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जो कि आजकल हॉस्पिटल्स में हमारे पास यूज़ होती हैं, ये सॉफ्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि हम पेशेंट के जो है जिस साइड पर जो हमने कॉमन साइट्स पढ़ी, वो पेशेंट जिस पोजीशन में पड़ा हुआ है उस साइट्स पर जिसमें प्रेशर अल्सर्स की साइट्स आती हैं उनके नीचे हम रख देते हैं ताकि प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट किया जा सके। ये वन बाय वन उसी फैक्टर को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, उसी प्रिवेंटिव मेजर्स को। इसमें कहते हैं कि हर 15 मिनट बाद जो है वो हम अपने पेशेंट की जो है वो पोजीशन को चेंज करें। रूल ऑफ 30, हमने जब अपने बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनको हमने रूल ऑफ 30 के अकॉर्डिंग उनकी रिपोजिशन जो है वो करनी होती है। इसका मतलब ये है कि हमने जो है 30 डिग्री से जो है जो हेड ऑफ बेड होता है उसको हमने 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना। पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको 30 पे रखना होता है, यानी उस 30 पोजीशन पे रखना होता है। और उसके जो हिप्स और शोल्डर्स होते हैं वो उनको जो है वो 30 पे रखना होता है फ्रॉम सुपाइन। और इसके अलावा हम पिलो या वेजेस के थ्रू भी उनको सपोर्ट दे सकते हैं। स्किन इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास एक ज़रूरी हिस्सा है प्रिवेंशन का, कि इसमें हम डेली स्किन की इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का हमने ख्याल रखना होता है कि जब हमारे पास पेशेंट डिहाइड्रेट होता है तो उसकी जो प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे पास स्मोकिंग जो है उसको हमने क्विट कराना होगा, क्योंकि ये भी उसकी स्किन को डैमेज करेगा। और एक्सरसाइज जो है, जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी जो सर्कुलेशन होगी वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा हमने प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस यूज़ करने हैं, जिस तरह एयर मैट्रेस हो गए, वाटर मैट्रेस, तो ये भी क्या करती है प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करती हैं। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आता है कि उसी तरह पोजीशन चेंज करना है, सपोर्ट सर्फेसेस यूज़ करने हैं, वुंड को क्लीन रखना है, स्किन को क्लीन रखना है, और कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, जो फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसको हमने कंट्रोल रखना है। जो हमारे पास रिमूवल है डैमेज टिश्यूज, उसकी जो जब टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो स्किन पर जो होते हैं वो होते हैं, तो उनको हमने सफाई का ख्याल रखना है। ड्रेसिंग जो है उसका हमने ख्याल रखना है। एंटीबायोटिक्स जो है वो हमने देनी है, हेल्दी डाइट प्रोवाइड करनी है, एंड सर्जिकल रिपेयर। अगर हमारे पास प्रेशर अल्सर जो है वो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी की तरफ चला गया है, स्टेज 4 की तरफ चला गया है, तो हमने सर्जिकली उसको रिपेयर करना है। अब हम नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ते हैं कि एक नर्स जो है वो बेड सोर्स की मैनेजमेंट में क्या किरदार अदा करेगी।
तो वो जो है वो अपने क्लाइंट को किस किस बारे में जो है वो एसेस कर सकती है, ताकि उसकी जो प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट है उसको जो है वो रोक सके, उसको मज़ीद डेवलप होने से रोक सके। उनमें हमारे पास जो है वो उन फैक्टर्स पे जो है वो फोकस करेगी जो कि बेड सोर के डेवलपमेंट में जो है वो किरदार अदा करते हैं। जिस तरह न्यूट्रिशन हो गए, पोजीशन चेंजेस हो गए, उन पे फोकस करेगी। स्किन की कंडीशन जो हमने इंस्पेक्शन की बात की, और हर एक प्रेशर साइट को हमने इंस्पेक्ट करना है। जो प्रेशर साइट्स होती हैं सुपाइन, प्रोन और लेटरल में, तो ये इसलिए भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे इंस्पेक्शन करते हैं। हमने अपने स्किन को, मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट की स्किन को हमने पाल्पेशन करके चेक करना होता है कि वो वार्म तो नहीं है, और हमने ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन और ब्रेक्स इन स्किन को भी क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। इसके अलावा लेवल ऑफ मोबिलिटी को हम एवेलुएट करते हैं। सर्कुलेटरी स्टेटस हो गया, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस हो गया, प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस हो गई, यूरिनरी फीकल दोनों इसमें आते हैं। न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशन स्टेटस को हमने एवेलुएट करना होता है, और जो हमारे पास रीसेंट जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हमने उसको भी जो है वो देखना होता है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास एक पेशेंट को अगर एक पेशेंट के जो है वो सेंसरी परसेप्शन डिक्रीज हो गए हैं, तो उनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी कि उनके हमने वो प्रेशर पॉइंट्स जिसमें हमें बेड सोर डेवलपमेंट का रिस्क है, हमने वो एसेस करना है। और हमने वो सर्विसेज, जिस तरह हमने एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस की बात की, तो हमने उनको वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। इस तरह अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो है एसेस करना है कि उनके जो इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट है उनको एसेस करना है। उनके हर एक इनकॉन्टिनेंट एपिसोड को देखना है, उस जगह को, जेनिटल एरिया को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। मतलब जितना भी जो है, जब भी वो एपिसोड जो है इनकॉन्टिनेंट एपिसोड उनका होगा, फीकल ओरल दोनों, तो हमने वो उस जगह को भी जो है साफ रखना है। इस तरह हमने स्किन को प्रोटेक्शन देनी है। जो हमने मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट होते हैं, हमने ड्राई स्किन नहीं छोड़नी, क्योंकि वो भी प्रेशर अल्सर्स के डेवलप का जो है वो ज़रिया बनते हैं। इनके अलावा वो इंटरवेंशन जिससे हम फ्रिक्शन या शेयर को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि जब हम पेशेंट को रिपोजिशन करते हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने जो ड्रा शीट्स होती हैं उनको यूज़ करना है। हमने पेशेंट को जो है वो बेड पे ड्रैग नहीं करना, मतलब उसको उस बेड पे जो है वो खींचना नहीं है ताकि उसका और प्रेशर अप्लाई ना हो। प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, कंफर्ट डिवाइस यूज़ करने हैं। पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, अब इसके लिए हम क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं कि उसका हमने जो है स्केड्यूल बनाना होता है, जिसमें हम उनको एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ उनको लेकर आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। उनकी हम पोजीशन चेंज करते हैं हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे से पहले। उसमें क्या होगा कि उसमें जो हाई रिस्क होता है प्रेशर अल्सर्स का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब अगर उन क्लाइंट जो है उनकी पुअर न्यूट्रिशन है, तो हमने उनकी एक अच्छी खासी न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करनी है। फ्लूइड इंटेक उनको ठीक रखना है, उनका इंटेक नोट करना है। उनका जो होता है अगर उनके न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम्स है, तो हमने उनके लिए डाइटिशियन को कंसल्ट करना है। हमने उनके अल्सर प्रोग्रेशन को हर 4 से 6 दिन बाद जो है वो एवेलुएट करना है। अपने फिजिशियन सर्जन के साथ जो होता है वो कोलैबोरेट करके हमने उस डिब्राइडमेंट के बारे में उनको असिस्ट करना होता है। इसी तरह हम पेशेंट को जो है वो हम बेड सोर्स की प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर्स के लिए उनको एजुकेट करते हैं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।